एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th में, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे पहली बार आप लोगों को ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी कि सारे दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, कोई आप लोगों को दीर्घोत्तरीय नहीं बता रहा है, सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय बस करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, मात्र एक मेरा चैनल ऐसा है कि 95% टारगेट लेके चल रहा है और हर एक पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान दे रहा है। बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, आप लोगों के दीर्घोत्तरीय, न्यूमेरिकल, सब कुछ आप लोगों को कराया जा रहा है। मेरे प्यार मित्रों, तो ईमानदारी से पढ़िए। इस बार जो आप लोगों का ये सपना है पूरा मैं करा के रहूंगा, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियो को शेयर करते रहो, जितने फ्रेंड आपके पास है सारे फ्रेंडों को अपने शेयर करो इस वीडियो को, सबको हमारे चैनल पे जोड़ो। तो चलिए, जो मैं प्रश्न आपको बताता हूँ 100% एग्जाम में आता है, तो आप लोग भी जानते हो और इसको तैयार करना आप लोग। और मैं आप लोगों को त्रिगुत्रीय प्रश्न कराने वाला हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, क्योंकि त्रिगुत्रीय 6 नंबर का आता ही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, 13, 15, 19, 22 में प्रश्न पूछा गया है, पूछता है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, सत्याग्रह महात्मा गांधी, पहला उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में। तो पहला सबसे पहले पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, और इसमें लिखेंगे कि चंपारण जहाँ बिहार में है, चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। कह रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह उन्होंने चलाया था। चंपारण बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उस पे बहुत अत्याचार हो रहा था। ठीक है, और किसानों को अपनी उपज को जमींदारी द्वारा निश्चित दरों पर बेचना पड़ता था। ठीक है, वो जितना आप लोग चाह रहे थे वो किसान उतना बेच नहीं पा रहे थे। जो उन लोगों को ऑर्डर आता था सरकार के द्वारा, उन लोगों की उतना में ही बेच पा रहे थे वो। तो चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में सुन रखा था। ठीक है, जो किसान थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, तो उनके बारे में सभी किसान सुन रखे थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को आमंत्रित किया, और वो सभी किसान मिलकर गांधी जी को अपने चंपारण बुलाया। ठीक है, आमंत्रित किया उनको। और गांधी जी 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। कब? 1917 में। ठीक है, 1917 में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ उन्होंने चंपारण पहुंचे। और यहाँ उन्हें किसानों की स्थिति देखने के बाद बहुत दुख हुआ। जब वहां पे उन्होंने किसानों की स्थिति देखी तो बहुत स्थिति खराब थी किसानों की, और उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई। सरकार ने तुरंत, जो गांधी जी ने कार्रवाई किया था, तो गांधी जी की कार्रवाई से सरकार घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा, सरकार ने गांधी जी को कहा कि ऐसा कीजिए कि आप चंपारण छोड़िए। ठीक है, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। परंतु गांधी जी ने क्या किया कि अपने वचन पे अड़िग रहे और उनके आदेशों को अवहेलना किया, उनके आदेशों को मना कर दिया और अपनी जो गतिविधि थी उनको जारी रखा। सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। सरकार ने जब देखा कि जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, तो उसने अपना आदेश वापस ले लिया। और इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का सदस्य बनाया गया, और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। ठीक है, आवश्यक कदम यहाँ पे लिख लीजिएगा, उठाए गए। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, उठाए गए। इस प्रकार चंपारण में इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल हुआ। तो ये तो पहला प्रयोग था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और दूसरा उन्होंने सत्याग्रह किया था खेड़ा सत्याग्रह, वो तो 1919 में था। ये 1918 का है, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, अब देखेंगे, नहीं डालेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये किस लिए चलाया गया था तो देखते हैं। देखिए, खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है। किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। ठीक है, किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय, स्थिति खराब थी, तो गांधी जी ने उनकी स्थिति को देखा और उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया, मतलब भूमि कर वहां पे लगता था। ठीक है, तो भूमि कर देने से किसानों ने मना कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा। अतः ब्रिटिश सरकार जो थे, उनको झुकना ही पड़ा किसानों के सामने। और यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने की छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसका मतलब जो किसान कर दे रहे थे उनकी कर को माफ कर दिया गया। इसके बाद आगे लिखेंगे कि इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इससे आगे राष्ट्रीय को एक नया मार्ग मिल गया। सरकार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी को इस सफलता से काफी लाभ हुआ। ठीक है, बहुत लोगों को लाभ हुआ। और
उनका जो आत्मविश्वास है बढ़ गया और वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय होते गए, मतलब सफल होते गए, जितने भी आंदोलन करते गए उसमें सफल होते गए। और तीसरा लास्ट उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1918 में ये भी हुआ था उसी समय। ठीक है, अब देखते हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन किसके लिए कराया गया था। देखिए अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, यह कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया। जो कपड़ा मिल थे उसमें मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया, मतलब लड़ाई हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे, मतलब मजदूर की वेतन इतना कम था कि वो लोग अपनी वृद्धि को मांग करने लगे कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर, मतलब कि जो मिल मालिक थे वो मना कर दिए कि नहीं मैं आप लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, वेतन में वृद्धि की सिफारिश की, मतलब वही करा कि मिल मालिकों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मजदूरों ने वेतन में वृद्धि करने की सिफारिश की, मतलब उससे रिक्वेस्ट किया ऐसा कीजिए कि बढ़ा दीजिए। फिर आगे देखेंगे कि गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया, उनको एक विचार दिया, परामर्श दिया, सहारा दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने की हिंसा का आश्रय न ले। तो उन्होंने कहा कि अपने मांग को पूरा करवाने का हिंसा का आश्रय अपने आप ऊपर न लीजिए। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मार्ग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हड़ताल के चौथे दिन मिल मालिकों ने उसकी मांगों को स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गई। ठीक है, मिल मालिक मान गए। ठीक है, स्वीकार स्वीकार कर लिया और हड़ताल समाप्त हो गया। गांधी जी ने जनता को यह संदेश दिया कि अहिंसावादी आंदोलनों के द्वारा हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह गांधी जी का राजनीतिक में अनोखा अहिंसक प्रयोग था। तो यही आप लोगों का सत्याग्रह था, गांधी जी का 3 सत्याग्रह था जो कि हमने आप लोगों को बताया। एक खेड़ा सत्याग्रह था, एक चंपारण सत्याग्रह था देखा आपने, ठीक है, और एक अहमदाबाद सत्याग्रह था। तो यह प्रश्न देखिए अभी कंप्लीट होता हुआ, देखिए यह प्रश्न नोट के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखे। 3 सत्याग्रह आप लोग नोट कीजिएगा, चंपारण, अहमदाबाद और एक आप लोगों का खेड़ा। ठीक है, यही 3 आप लोगों का है। इसको डिटेल में आप लोग याद कर लेना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न देखिए, प्रश्न वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा आता है, बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं, तुमको बताया नहीं जाता है कि इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे कहाँ से। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, लिखेंगे इसका उत्तर कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन से चुनौतियां हैं, तो कम से कम 6 नंबर का है तो 6 चुनौतियां तो लिखना पड़ेगा, तभी 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, पहला चुनौती जो था वो था क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए क्षेत्रीय असंतुलन में लिखेंगे हम लोग कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास एक जैसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, सबके देश के अलग अलग क्षेत्रीय विकास अलग अलग हैं, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग असंतुलन पैदा हो गया, किसी का संतुलन बराबर नहीं था, किसी में कम किसी में बेसी। ठीक है, एक और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं। ठीक है, ये सब जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हैं। तो दूसरी ओर जैसे अगर हम बात करें तो बिहार हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। ठीक है, ये सभी पिछड़े क्षेत्र हैं और इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पहला डी क्षेत्रीय असंतुलन, सबका क्षेत्रीय असंतुलन असंतुलन अलग अलग है। ठीक है, आपको वही डिटेल में लिखना है और यहाँ तक आप लोगों का क्षेत्रीय असंतुलन कंप्लीट हुआ। दूसरा चुनौती है सामाजिक तनाव एवं हिंसा। सामाजिक तनाव एवं हिंसा, देखिए दिख रहा ना आपको, पूरा लिखेंगे यहाँ पे। लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। लोकतंत्र की जो सफलता की एक मुख्य शर्त था, वो लोग सोच रहे थे कि देश में शांति बने और उसकी व्यवस्था बने। ठीक है, शांति और एक अच्छी व्यवस्था हो, वही कह रहा है कि देश में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। परंतु भारत में जो है जाति धर्म धन तथा भारत में जाति धर्म धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना है। देखिए भारत में जो है जाति के लेकर प्रति धर्मों को लेकर, धन कोई अमीर है कोई गरीब है, सामाजिक असमानताएं बनी है लोगों में। ठीक है, आपसी तनाव बना है, किसी में मेल नहीं है। ठीक है, एकता नहीं है, जिसके कारण देश में समय समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण अलग अलग घटनाएं होती रहती है। ठीक है, और इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस प्रकार जो सामाजिक तनाव तथा हिंसा के वातावरण भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये तो सामाजिक तनाव में हिंसा में आप लोगों को लिख देना है। ठीक है,
इसके बाद तीसरा जो चुनौती है उसको हम लोग देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। तीसरा है संप्रदाय, क्या है? संप्रदायवाद। ये क्या होता है लिखेंगे? संप्रदायवाद भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में संप्रदायवाद एक बीज बोने के लिए अंग्रेजी सरकार की फोड़ो और राज करो की नीति उत्तरदायी है। ठीक है, भारत का जो विभाजन भी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी संप्रदायवाद अपना घिनौना चेहरा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो संप्रदायवाद भी बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसको आप लोगों को हेडिंग बना के लिखना है। ये तो तीसरी चुनौती थी। चौथा का बात करें तो निरक्षरता। ठीक है, निरक्षरता क्या होता है? तो निरक्षरता लिखेंगे कि निरक्षरता भी भारतीय लोकतंत्र की सफल में एक बड़ी चुनौती है। एक अशिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है। कह रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसको अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको क्या मालूम कि क्या मेरा अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है। ठीक है, वह देश की समस्याओं तथा उनके समाधानों के बारे में जानकारी तथा उन्हें समझने की क्षमता नहीं रखता है। वो देश के अलग अलग जो संविधान हैं, मतलब समस्या आती है, समाधान उसके बारे में उसको समझने की उसके पास क्षमता ही नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों के पश्चात भी देश के लगभग 25% व्यक्ति अशिक्षित हैं। कह रहा है इसका मतलब कि स्वतंत्र जब देश आजाद हुआ तो 72 वर्षों के बाद भी अगर हम बात करें तो लगभग 25% व्यक्ति जो है अशिक्षित हैं, अभी उनको शिक्षा के ज्ञान नहीं है। तो यह है निरक्षरता। ठीक है, तो ये तो बड़ी चुनौती होगी। चौथा, कम से कम 6 चुनौतियां लिखना तभी 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, पांचवा जातिवाद होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पांचवा जातिवाद है। लिखेंगे जातिवाद में कि भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है और जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल सब अपने जात को लेकर आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्राय जाति के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल, अगर आप अपने कास्ट के हो तो अपने कास्ट में ही वोट दोगे। ठीक है, जो अलग अलग कास्ट में होते हैं अपने कास्ट को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये जातिवाद है। और चुनाव प्रचार में जातिवाद पर बहुत बल दिया जाता है। बड़ी संख्या में मतदान भी जाति के आधार पर ही मतदान करते हैं। अगर आपके कास्ट का है, भले वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों का वोट वहीं जाएगा। ठीक है, तो जातिवाद भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष। चलिए आगे बात करते हैं गरीबी। देखिए गरीबी बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी में लिखेंगे हम लोग कि गरीबी जो है भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। गरीबी भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। गरीब व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। गरीब व्यक्ति है तो ना तो अपनी राजनीति में हिस्सेदारी कर सकता, ना अपने अधिकार की मांग कर सकता, ना तो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, कह रहा कि चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, वह अपने मत का प्रयोग भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। मतलब कि चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति है तो अपने स्वतंत्र मन से किसी को वोट भी नहीं दे सकता। उसको मतलब डरा कर धमका कर अपना वोट ले लिया जाता है। भारत में आज भी लगभग 22% लोग गरीबों रेखा से नीचे रह रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो कई बार अपना वोट बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यह है गरीबी। गरीबी में क्या करना है? अगर वो अपना वोट देना भी चाहेगा किसी को तो उसे रुपए का लालच दे जाएगी, और गरीब है तो भाई उसको पैसे की जरूरत है तो वो पैसा लेकर किसी दूसरे को मत दे देगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना किसी कीमत में, आपको बता रहा हूँ। ये देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इस पे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखिए 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 22 में, 100% 2023 में देगा। लिखित बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है तो पूरा डिटेल में लिखेंगे। पहले हेडिंग आप डालोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, लिखोगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत पर व्यापक असंतोष को जन्म दिया। कह रहा है कि जो क्रिप्स मिशन चला था वो असफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध भी जो हुआ था उसमें बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, उससे यह हुआ कि भारत में जो व्यापक असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, इसके फलस्वरूप अगर हम बात करें तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसने उसमें यह आंदोलन चलाया गया था कि गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया कि पूरे के पूरे अंग्रेजों को यहाँ से पूरे भारत छोड़ने को जोर दिया था कि यहाँ से भारत को हटा दिया जाएगा। ठीक है, भारत से सारे अंग्रेजों को भेज दिया जाएगा। वर्धा में देखिए लिखेंगे, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 14 जुलाई 1942, ये याद रखना, 14 जुलाई 1942 को
कार्यकारिणी में कांग्रेस जो कार्य थी उसमें समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता को भारतीय को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। ठीक है, उसमें तत्काल ये लिखा गया कि जल्दी से भारत छोड़ दिया जाए, ठीक है, अंग्रेजों को। फिर 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। ठीक है, और इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश में अधिकार हिंसों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, सभी लोग इस आंदोलन में कूद पड़े, और उनका ये मेन उद्देश्य था कि भारत से जो भी अंग्रेज हैं उनको हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया। ठीक है, अलग अलग नारे लगाए गए। ठीक है, लोग हड़ताल कर दिए और जुलूस भी निकाला गया है, हम लिखेंगे जुलूस भी निकाला गया। और यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, सभी लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, इस आंदोलन को, जिसमें छात्र भी शामिल थे, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण अरुणा, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसी बंगाल से वो आपके मंतागिनी हरा थीं, असम से आपके कनकलता बरुआ, और बहुत सारी उड़ीसा से जैसे रमा देवी थीं। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोगों के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूरा अपना जोर लगा दिया था, ठीक है, उनके प्रति, तभी भी इसको रोकने के लिए, इसको दबाने के लिए इस आंदोलन को कम से कम 1 वर्ष लग गया। समझ लीजिए, इतना तगड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। पूरा संक्षिप्त में हमने इसको निबंध यहाँ पे प्रस्तावित किया है, लिखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, आराम से याद कर लोगे इसको, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, इसको तैयार कर लेना 100%, जो बता रहा हूँ 100% तैयार कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आगे के ये 4 प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो 4 प्रश्न मैं यहाँ लिख के लेकर आया हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 95% की दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, सारे प्रश्न अगर आपको तैयार हैं तो। देखिए, इसमें से ये वाला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें संस्कृति का क्या योगदान था, 3 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो 3 उदाहरण। तो पहला हम लोग डालेंगे यहाँ पे हेडिंग। देखिए, पहली हेडिंग रहेगी रूमानीवाद। पहली उत्तर इसका बता रहा हूं, पहली हेडिंग रहेगी रूमानीवाद। इसमें लिखेंगे कि रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना किया और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। इसका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है, उनका यह साझा था कि संस्कृत को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ये रूमानीवाद था। ठीक है, 3 उदाहरण पूछा था। पहले हमने रूमानीवाद बता दिया। देखिए कितना सिंपल है, याद कर दोगे, तुरंत याद कर लोगे इसको। ठीक है, दूसरा है राष्ट्र भावना। ठीक है, राष्ट्र भावना लिखेंगे इसमें कि भाषा एवं बोलियां तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। ठीक है, जिससे आधुनिक जो राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। जो स्थानीय बोली थी, तो स्थानीय बोली का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है वहीं के लोग उसको समझते हैं। तो स्थानीय बोलियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि स्थानीय बोली बोलकर वहाँ के लोगों को आधुनिक राष्ट्रीय संदेश से अधिक लोगों तक पहुँचाया गया कि मेरा संदेश क्या है। जहाँ अधिकांश लोग निरक्षर थे, बहुत लोग यहाँ पे इस पे जुड़े। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय भावना। तीसरा भाषा एवं लोक साहित्य। तीसरा क्या है, भाषा एवं लोक साहित्य। लिखेंगे कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद जो पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया और तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया। पोलिश भाषा जो थी रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो 3 हमसे उदाहरण पूछा था और तीनों हमने बता दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास में संस्कृति का योगदान क्या था। देख रहे हैं ना, संस्कृति का 3 हमने योगदान आप लोगों को बताया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें से अगला प्रश्न यह है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखे। बहुत
प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी उसके बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो चलिए देखिए इसको लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। तो चलिए आप लोग उत्तर यहां से लिखेंगे हम लोग कि 1848 के बाद लिखेंगे, 1848 के बाद यूरोप में राज्य भक्ति, अरे राज्य शक्ति, सॉरी, 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है, जर्मनी में जो था मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। जर्मन के जो मध्यम के लोग थे उसमें राष्ट्रवाद को लेकर बहुत भावना थी, मतलब बहुत भावनाएं व्यापक थी। 1848 में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, 1848 में जो जर्मन संप्रदाय थे बहुत अनेकों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, 1848 में। आगे लिखेंगे कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रसा के प्रमुख मंत्री कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। इस प्रक्रिया का जनक किसको माना जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को जनक माना जाता है। और जिसने क्या किया कि प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता लिया और जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। कौन कौन सी घटनाएं उसमें हुई थी तो उसको देखेंगे पॉइंट वाइज। तो देखिए पहला ये था कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया। देखिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया और आखिरकार जीत के साथ समाप्त हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया जो हुई वहां पे पूरी हुई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्सा के महल में हुई। कह रहा है कि 18 जनवरी 1871 में सभी लोगों ने मिलके और वहां पे मुख्य भूमिका उनकी थी ऑटो वन बिस्मार्क और महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर मतलब एक बैठक महल में बैठाई गई। ठीक है, वर्साई के महल में। ठीक है, फिर क्या हुआ इसमें लिखेंगे जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काइजर विलियम प्रथम। उस समय नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, और जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। ठीक है, तो यह आप लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कीमत पे तैयार करना है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त हमने लेख लिखा है और अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उसको नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना, उसी को आप लोग रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि लोकतांत्रिक जो शासन थी उनकी किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख करने के लिए बोला है। और आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक चुनौती पे 3 नंबर मिलेगा, दूसरी चुनौती अगर आप लिखते हो तो 3 नंबर, मतलब टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली चुनौती। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? तो पहला चुनौती, 2 ही चुनौती पूछा है। पहला क्षेत्रीय असंतुलन, पहला हेडिंग रहेगा आपका क्षेत्रीय असंतुलन। लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का अधिक विकास एक जैसा नहीं हुआ है, सबका विकास अलग अलग हुआ है, किसी का कम किसी का ज्यादा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। एक और पंजाब और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से विकसित प्रदेश हैं तो दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। देखिए प्रश्न हमने आगे ही करा दिया है, फिर इसको कराना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे डिटेल में पूछा था, यहाँ पे हम लोग 2 ही इसका संतुलन बताएंगे। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। वहां पे निम्नलिखित, वहां पे हमने आप लोगों को चुनौतियां बताया, लेकिन यहाँ पे 2 ही चुनौतियां पूछा है। ठीक है, इसलिए 2 ही चुनौतियों का जिक्र करूंगा। तो पहली चुनौती हो गया आप लोगों का क्षेत्रीय असंतुलन। सबके क्षेत्र अलग अलग है, कोई आपका कमजोर है तो कोई ज्यादा आप लोगों का अधिक सफल है। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन भी बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ तक पहली हेडिंग क्षेत्रीय संतुलन। दूसरा है सामाजिक तनाव एवं हिंसा। सामाजिक तनाव एवं हिंसा में लिखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश की शांति तथा व्यवस्था की स्थापना है। सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग शांति रहें और उनकी व्यवस्था अच्छी हो।
परंतु भारत में जो जाति, धर्म, धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना हुआ है। देखिए, जाति के प्रति सब लोग अपने जाति की तरफ है, धर्म सब लोग अपना अपना धर्म अपना रहे हैं, किसी दूसरे धर्म की तारीफ ना करना, उनका विरोध करना, और धन के प्रति मेरा ज़्यादा धन है तो गरीब लोगों को सताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें असमानता के कारण लोगों में जो आपसी तनाव है बना हुआ है, जिसके कारण देश में जो समय समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां दो हमसे पूछा था, दोनों हमने बता दिया। पूरे नंबर उठा ले जाओगे, एक प्रश्न छूटेगा। देख पा रहे हो ना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस एक और प्रश्न आया था, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हमने चार चार पांच छह चुनौतियां आप लोगों को बताया था, इसमें दो ही चुनौतियां पूछा है। तो ये सारे दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दो चुनौती पूछेगा तो दो लिख दिएगा, और प्रमुख चुनौतियां पूछेगा तो प्रमुख चुनौतियां लिख लीजिएगा। पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में भूमिका का वर्णन कीजिए, कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनकी क्या भूमिका है, इसको देखते हैं। चलिए, तो इसकी पहली हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी, राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न ये था कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक दलों का भूमिका को वर्णन कर रहे हैं। सबसे हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ, लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जिसके राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए यह कार्य करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है, और राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी जो नीतियां हैं दूसरों की तुलना में उचित हैं। मतलब जब वो आता है, आप लोगों का चुनाव देखते होंगे आप लोग, तो चुनाव में ये होता है ना, एक दूसरे के विरोध करना। जैसे वो कहेंगे उनसे अच्छा मेरा प्रयास रहा है, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, ठीक है, अपनी तारीफ करना। तो वही कह रहा है कि राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो नीति हैं दूसरों की तुलना में बहुत अच्छी है, और ये चुनाव के माध्यम से समर्थन पाकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं। राजनीतिक दल किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाता है। ठीक है, राजनीतिक विभाजन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि सभी दलों ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया। सभी दल ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया। किसी भी राजनीतिक दल में तीन मुख्य तत्व होते हैं: नेता, एक सक्रिय सदस्य, एक अनुयायी या समर्थक। एक तो नेता हो गया, एक सक्रिय सदस्य होता है, ठीक है, और एक अनुयायी या समर्थक जो उसका समर्थन करे। तो यह था राजनीतिक दलों का अर्थ। अब पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत हमने शॉर्टकट में लिख के लेके आया है कि कम शब्दों में अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर पाओ, कि आप 6 नंबर पूरा उठा ले जाओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखा आपने कि इस वीडियो में बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए किसी कीमत पे। अगर मेरे पे ट्रस्ट है, विश्वास रखते हो, तो 100% इसको तैयार करके जाना। 95% 100% आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर साल एग्जाम में आता है कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका जो वर्गीकरण करना है विस्तार से करना है के लिए बोला है। ठीक है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखो उत्तर कैसे लिखोगे कि भारत में अनेक प्रकार की उच्चवावच जलवायु, भू आकृतियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं, और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। मतलब कह रहा है कि भारत में बहुत प्रकार की उच्चवावच हैं, जलवायु अलग प्रकार की है, भू आकृति अलग अलग है, वनस्पति अलग तरीके से पाई जाती है। तो इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती हैं। और कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी। देखो हमने कहा कि आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान उसको पॉइंट बनाकर लिखना है, और पॉइंट बना के लिख के लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का आदत हो जाए, और बहुत बेहतरीन नंबर मिलता है अगर पॉइंट बना के लिखते हो तो। जलोढ़ मिट्टी में पहला हेडिंग रहेगा स्थान। फिर उसमें पहला पॉइंट लिखोगे कि यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदी द्वारा जो बहाकर लाए गए निक्षेप होते हैं, उनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। फिर कह रहा है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान, जैसे आपका गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। कह रहा है कि ये जो मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी तटीय मैदान पे अधिकतर विशेष प्रकार से वो महानदी कहाँ, गोदावरी, महानदी एक, गोदावरी एक, कृष्णा और कावेरी नदियों में डेल्टा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें
तो आगे देखिए यहाँ पे इसका अगली हेडिंग रहेगा उपजाऊपन। ठीक है, इसमें कौन सी चीज मतलब उपजाऊ कर सकते हैं। तो जैसे गन्ने की खेती की जा सकती है, चावल की खेती, गेहूं की खेती के लिए ये क्या है, मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें खनिज के, तो खनिज कौन से इसमें है, तो पोटास है, फास्फोरस है। ठीक है, अगर देखिए ये मिट्टी बांगर और खादर दोनों पाई जाती है। बांगर का मतलब ये चीज होता है कि इसमें पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं। इसमें जैसे कंकर पाए जाते हैं, और कंकर पाए जाते हैं इसलिए इसमें कम उपजाऊ होता है। और एक खादर पाया जाता है। खादर मतलब होता है कि नया जलोढ़ मिट्टी, और इसमें महीन कण होते हैं, और इसमें जो होता है फसल अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी में लिख देना है। तो पहला मिट्टी तो क्लियर हो गया आप लोगों का, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के या काली मृदा के, ये दोनों एक ही बात है। तो काली मृदा क्या होती है, स्थान पहला हेडिंग डालोगे या लिखोगे इसमें कि मृदाएं जो है, ये काली मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में बेसाल्ट में पाई जाती हैं, और लावाजनक सैलों से बनी होती है। कह रहा है कि काली मृदा जो होता है लावाजनक सैलों से बनी होती है, और ये दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है ये मृदाएं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये क्या है, फैली हुई हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखने के बाद सीधे आप हेडिंग डालोगे उपजाऊपन। इसमें किसकी उपजाऊ कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है काली मृदा, और इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि इसे रेंगन मृदा भी कहा जाता है, मतलब काली मृदा को रेंगन मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें खनिज, तो देखो इसमें खनिज कौन कौन से होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है काली मृदा। ठीक है, देखो इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जैसे गर्म मौसम होता है या शुष्क मौसम हो जाते हैं, तो इन मृदाओं में दरार पड़ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि गीली होने पर ये जो मृदाएं होती हैं चिपचिपी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट था उसको हमने पॉइंट बना बना के एकदम अच्छे से लिखा है। इसी प्रकार आप एग्जाम में लिखते हो पॉइंट बनाकर, तो अच्छे अंक मिलने वाले हैं, आपको इतना याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा प्रकार भी हो गया काली मृदा का। अब अगला देखते हैं। देखिए अगर आगे हम बात करें तो अगला है लाल और पीली मृदा। ठीक है, लाल और पीली मृदा स्थान में लिखेंगे हम लोग कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे दक्कन के पठार पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। ठीक है, और यह रवेदार आग्नेय चट्टानों पर यह मृदा पाई जाती है जहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, इतना पॉइंट लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखोगे ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाटी में पहाड़ी पर पाई जाती है। तो कोई पूछे लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा और मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखोगे कि इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो मिट्टी होता है इसका रंग लाल किस लिए होता है, तो रवेदार आग्नेय और रूपांतरित, ठीक, रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखोगे कि इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग भी होता है, पीला रंग भी। तो लाल रंग तो मालूम चल गया कि लौह धातु के कारण होता है, और पीला रंग किस लिए होता है, तो इनमें जलयोजन के कारण होता है पीला रंग। चलो, तो ये भी आप लोगों का मृदा खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालोगे मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, और मरुस्थलीय मृदा में लिखोगे कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होता है। और तीसरा लिखोगे कि मृदा की सतह के नीचे जो होती है कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जितना नीचे जाओगे कैल्शियम की मात्रा उतनी अधिक होती जाएगी, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह क्या होती है, पाई जाती है। जितना नीचे जाओगे तो चूने के कंकर की सतह पाई जाएगी नीचे। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इस मृदा में भी हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिक समय
सिंचित करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, तब जाके इसमें हम लोग फसल उगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला मृदा का प्रकार, क्योंकि पूरा मृदा का प्रकार हमको बताना है ना, पूरा वर्गीकरण करने के लिए बोला है, 6 नंबर का प्रश्न है। अगला मृदा का होगा लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा में लिखोगे स्थान में कि इन मृदाओं का विकास जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है? तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उनके ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है लेटराइट मृदा का निर्माण। कह रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में क्या होते हैं, मृदाएं पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग रहेगा उपजाऊपन, मतलब इसमें क्या उपजा सकते हैं हम लोग। देखो यह मृदाएं जो है कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊपन नहीं है, मतलब कि ये मृदाएं कृषि इसमें नहीं उपजा सकते हैं, मतलब वही कह रहा है कि कृषि के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगला पॉइंट लिखोगे फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। मतलब कह रहा है कि लेटराइट मृदा में अगर आपको फसल उगानी है तो बहुत अधिक मात्रा में आपको खाद डालना पड़ेगा, उर्वरक डालना पड़ेगा, तब जाके इसमें फसल आप उगा सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है। मतलब कह रहा है कि जो लेटराइट मृदा है इसमें खेती की जाती है किसकी, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, इन राज्यों में जैसे काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है इसमें लेटराइट मृदा में। खनिज की अगर हम बात करें तो इसमें देखो जैव पदार्थ नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है और कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। मतलब इस मृदा में कैल्शियम की तो कमी होती है लेकिन अधिकता किसकी होती है, तो लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि लेटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्दों लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईट, ठीक है। लेटराइट जो मृदाएं हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में क्या होती है, विकसित होती है। जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा या जहाँ पे बहुत ज्यादा भारी वर्षा होगी वहां पे यह मृदाएं अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया है आप लोगों को। चलिए, तो ये भी आप लोगों को मृदा क्लियर हो गया। अब लास्ट एक मृदा और बचा है, इसके बाद यह प्रश्न क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। लास्ट आपका वन मृदा है, क्या है, वन मृदाएं। चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट कि अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। मतलब अपने नाम के अनुरूप का मतलब कि वन, इसका नाम क्या है, वन मृदा, तो मतलब कि जहाँ वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहीं ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इन मृदाओं का निर्माण जो होता है पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मृदाओं का निर्माण कहाँ होता है, पर्वतीय पर्यावरण में होता है। अगला पॉइंट लिखोगे कि इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का जो गठन और संरचना बदलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं जो होती हैं दोमट और सिल्टदार होती हैं। अगला पॉइंट है कि परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो गठन होता है मोटे कणों का होता है और हिमालय के हिमांच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत क्या होता है, अपर्दन होता है। बस इतने पॉइंट्स आपको इस मृदा में लिख देना, वन मृदाएं में नोट कर लो इसको। तो बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है और अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। आई होप आपको भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण पूछा तो हमको विस्तार से हमने बहुत अच्छे से बता दिया। जितने भी मिट्टी पाई जाती हैं 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको हमने अच्छे तरीके से लिख के आपको बता दिया है। तैयार कर लेना है, पहला प्रश्न है। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि संसाधन नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है, भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले संसाधन नियोजन और पॉइंट बना के लिखोगे पहला पॉइंट कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, ठीक है। कह रहा है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक क्या है, सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आप संसाधन नियोजन में हेडिंग बना के 2 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। इसके बाद तब अगली हेडिंग आप डालोगे कि भारत में संसाधन नियोजन, और पॉइंट बना के लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, ठीक है।
इसमें लिखोगे कि इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। ठीक है, मतलब मापन करता है। फिर अगले पॉइंट लिखोगे कि संसाधन जो है विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन और ढांचा तैयार करना है। फिर लिखोगे तीसरा पॉइंट कि संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है, पॉइंट बना बना के हमने लिखा है। देखो वही पॉइंट इसमें लिखवाया जा रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर वही खोजता है पॉइंट। ये नहीं कि फालतू के जो भी आप उसमें लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं। एग्जामिनर को चाहिए फैक्ट चीज, ठीक है, कि जो इस प्रश्न में इंक्लूड हो, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही चीज लिखोगे, इस प्रकार पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न बढ़ता है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना कि IUCN के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IUCN के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, किन किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है, चलो तो देखो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां में लिखोगे कि सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे में पशु हुआ, साल हुआ, चीड़ हुआ और कृंतक इत्यादि। ठीक है, ये सामान्य जातियों के अंतर्गत आएंगे, मतलब जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जो भी ये आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, इनकी जो है जीवित रहने की जो यहाँ पे संख्या है वो फिक्स मानी जाती है कि हाँ, जैसे हम लोग कितने वर्ष तक जी सकते हैं, कोई पक्षी पशु जो है वो कितने वर्षों तक जी सकता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, लगभग के अनुमान में हम लोग बता सकते हैं। दूसरा होता है संकटग्रस्त जातियां। देखिए इसमें क्या आता है संकटग्रस्त जातियां में कि ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है खतरा है। ठीक है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ठीक है, कह रहा है कि संकटग्रस्त जातियों में लुप्त होने का खतरा है, मतलब कोई भी यहाँ पे पशु है चाहे जो भी इस जातियों के अंतर्गत आने वाले कोई भी यहाँ पे जीवित प्राणी है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे लुप्त होने का उनका खतरा है। जैसे में लिखोगे, जैसे में काला हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, भारतीय जंगली गधा हुआ, गेंडा हुआ, शेर पूंछ जाला बंदर हुआ, शंघाई मणिपुरी हिरण हुआ, ठीक है, इत्यादि। ये सब संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। कहाँ ये दिखाई देते हैं, इनका लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में अब ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला लिखोगे, अगला है सुभेद जातियां। ठीक है, देखो सुभेद जातियां क्या होती हैं कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, सुभेद जातियां तो वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, इसमें और लिखोगे आप, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, उसी के नीचे लिखोगे आप कि यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या क्या है घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में क्या हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए संकटग्रस्त जातियां मतलब समझे है ना कि जिनका लुप्त होने का क्या है खतरा होता है। फिर कह रहा कि जिसमें इसमें क्या कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी पाया जाता है इसमें, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, इस प्रकार की जातियों क्या है उदाहरण है। चलो अगला अगर हम बात करें तो दुर्लभ जातियां होती है। दुर्लभ जातियां मतलब इन इन जातियों की संख्या क्या होती है बहुत कम या सुभेद है, मतलब बहुत कम इसमें पाई जाती हैं। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों में भी क्या कर सकते हैं आ सकती हैं। इसे बोलते हैं दुर्लभ जातियां। लास्ट आपका है स्थानिक जातियां, इसको लिखो। स्थानिक जातियां क्या होती हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से
अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जो है अंडमानी टील हुआ, निकोबारी कबूतर हुआ, अंडमानी जंगली सुअर हुआ और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या हैं उदाहरण है। यह अस्थानिक जातियां के अंतर्गत आती हैं। तो बस ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तैयार करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, एक और जातियां इसमें बचा था उसको भी बता देता हूँ। एक और बचा था लुप्त जातियां, उसको भी नोट कर लेना। जैसे लुप्त जातियां में आएगा कि वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर क्या अनुपस्थित पाई जाती है। मतलब लुप्त जातियां मतलब होता है कि अगर ये जहाँ रहते हैं अगर वहां पे जाओगे ना तो इनके आवास अनुपस्थित पाए जाते हैं, मतलब वो वहां रहते नहीं है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो जाती हैं, लुप्त हो गई हैं। ठीक है, तो ये लुप्त जातियां के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, उसको तैयार करना है और बहुत महत्वपूर्ण ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट कीजिएगा कि भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण को विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, और ये बहुत बड़ा इसका आंसर है, इसलिए मैं पॉइंट बना बना के लिख के लेके आऊँ। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बना के लिखोगे कि संरक्षण से पारिस्थितिकीय विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन का जो साध्य संसाधन जैसे जल हुआ, वायु हुआ और मृदा है, ये सभी क्या होती हैं, बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक्स विविधता को भी क्या होती है, संरक्षित करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट वही पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो मेन मेन पॉइंट है। ठीक है, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को क्या किया है, पुरजोर मांग की है। और अगला पॉइंट है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण लागू के अनेक क्या थे वहां पे प्रावधान थे। उसी के जस्ट अगला पॉइंट लिखोगे आपकी सारे भारत में जो रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार जो है प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। ठीक, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। इसके बाद लिखोगे अगला पॉइंट कि तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार क्या किया है, स्थापित किए हैं। और अगला पॉइंट कि केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की जिनका जो उद्देश्य है वो गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करता था। तो लिखोगे इसमें कि इन प्राणियों में जैसे बाघ हुआ, एक सींग वाला गेंडा हुआ, कश्मीरी हिरण हुआ तथा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे लवड़ीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और वन्य और अन्य प्राणी इसमें क्या थे, शामिल हैं। फिर अगला पॉइंट लिखोगे इसमें कि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण और चिंगारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। फिर लिखोगे कि संरक्षण नियोजन में कीटों को भी क्या है, महत्व मिल रहा है। फिर वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी यहाँ पे संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। अब जाके ये प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ। तो देखो कितना पॉइंट हमने मेन में जो मेन मेन पॉइंट था वही मेन मेन पॉइंट हमने लिखवाया है, और वही चीज पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, यही बात आप लोगों को शुरू से बताते आया हूँ कि सामाजिक विज्ञान में इसी तरह आप लोग लिखोगे तो अच्छे नंबर लेकर आओगे। चलो, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न तो बहुत वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो ये है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना, फिर इसमें लिखना प्रारंभ करोगे कि परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब ये चीज होता है कि कोई भी नदी बह रही है तो उसे बांध बनाकर वहां पे वर्षा जल को इकट्ठा कर कर, ठीक है, बांध बना दो या जो वर्षा हो रही है उस जल को इकट्ठा कर कर और खेतों में सिंचाई करने के लिए उपलब्ध करवाते थे इस परियोजना के अंतर्गत।
फिर कह रहा है कि आजकल जो बांध है सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग जैसे जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। ठीक है, लिखोगे अगला पॉइंट इसमें कि इसलिए बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग सम्मिलित है, मतलब कि उन जलों को इकट्ठा करके बहुत सारे यहाँ पे अनेकों प्रकार के हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू जो है गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो आप देख पा रहे हैं ना मेरे आंसर में जो फैक्चुअल चीज है, जो इम्पोर्टेंट वही मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा है। जैसे अगला पॉइंट देखो, उनका मानना था कि इन मतलब कि इनका जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से क्या है विकास करेगी, इसलिए उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे वह। फिर अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। अगला पॉइंट यह है कि इन परियोजनाओं का विरोध जो है मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट बस इंक्लूड करोगे कि आमतौर पर जो स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि परियोजना बनाने के लिए, वहाँ बड़े बड़े बांध बनाने के लिए आपको जमीन तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, आमतौर पर स्थानीय लोगों को अपना जमीन। तो देखो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और इसको संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले आप लिखो कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब किसी एक दूसरे को किसी दूसरे देश से संबंध बनाने के लिए। ठीक है, और अगली हेडिंग रहेगा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वो मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी मतलब ये चीज, जैसे हमारे हमारे यहाँ पे कोई प्रौद्योगिकी अलग है, उनके यहाँ पे कोई अलग प्रौद्योगिकी है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चीज की कमी हुई तो उनसे मंगा लेंगे, उनके यहाँ पे कोई चीज है तो हमसे मंगा लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, तो प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बनाने वाला पहला कारक है। इसके बाद उसी में है जैसे विगत 50 वर्षों से परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत क्या होती है, उन्नति हुई है। अगर 50 वर्ष पहले देखा जाए तो वहाँ पे जितने परिवहन नहीं थे, इस समय बहुत ज्यादा परिवहन प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया है। इसके बाद आगे देखें तो इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं को तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। ठीक है, जो पहले क्या होता, जो लंबी लंबी दूरियां थी वहां पे जाने के लिए बहुत लागत देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ही लागत में बहुत अधिक दूरी तक यहाँ पे सफर किया जा सकता है और वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। अगला यह है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो है वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की गति से परिवर्तित हो रही है। मतलब दूर संचार जो है, टेलीविजन, इंटरनेट है, बहुत अधिक तीव्र गति से विकसित हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, दूर संचार सुविधाओं में जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन भी आ जाएगा, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आप टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, इंटरनेट, ये इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि कहीं दूर अगर आप अमेरिका कहीं पे भी हो तो वहां से आप तुरंत संपर्क कर सकते हो मोबाइल के जरिए। ठीक है, टेलीविजन के जरिए। अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट कि इंटरनेट से हम जो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाटा जैसे ईमेल भेज सकते हैं तुरंत और अत्यंत कम मूल्य पर, बहुत कम दाम पर हम विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं, मतलब कि वॉइस मैसेज हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मूल्य पर। तो यह प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जितना प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, इसको नोट कर लेना, पढ़ के ही अब जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।